हाँ जी सर। यस। तो ये ये है एक रिवीजन क्लास। तो अभी तक हमने पढ़ा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में उसका। तो हम करें इंट्रोडक्शन टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो लास्ट ईयर था, हमारा पिछला जो सेमेस्टर था, उसमें हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सिक्योरिटी के बारे में। इंडिविजुअल सिक्योरिटी के बारे में, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न, फिर कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इस बार हम पढ़ रहे हैं पोर्टफोलियो के बारे में। जब भी हम पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ते हैं तो हम कुछ दो बेसिक्स, जब भी हम पोर्टफोलियो थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया? पोर्टफोलियो का मतलब हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस असेट्स लाइक इक्विटी, डेट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ये सभी हमारी हो जाती हैं क्या कि जो पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में जब भी हम यहाँ पे पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें ना केवल इक्विटी, डेट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है, बल्कि आपका आपकी कार, आपका घर, वो सभी चीजें आपके पोर्टफोलियो में शामिल करी जाती है। एक बेसिक सी चीज होती है कि जो पोर्टफोलियो में, कि जब भी पोर्टफोलियो के दो बेसिक हमने नोशन पढ़े, एक तो डाइवर्सिफिकेशन एंड एक पढ़ा नेगेटिव कोरिलेशन। कि आपको अपने पोर्टफोलियो को, यू शुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड देयर शुड बी ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वो सिक्योरिटी विच यू आर सेलेक्ट फॉर योर पोर्टफोलियो। ये हमने बेटा पढ़ा था। फिर हमने शुरुआत करी, एक तो हमने पढ़ा ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी, कि ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी क्या थी, उसके बारे में पढ़ा, वो आप पढ़ लेना। और फिर हमने बात करी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में सबसे पहले जो मॉडल के बारे में हमने बात करी वो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द नेम ऑफ दैट मॉडल इज मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरी। मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो। सर ये क्या है, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। बेटा ध्यान से सुनो, आपने जो एक्सेल में 2 दिन तक काम करा है ना, जो रिस्क एंड रिटर्न निकाला है, वो सब आपने किस थ्योरी के अकॉर्डिंग करा है? मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरी के अकॉर्डिंग करा है। कैन यू गेट इट माय पॉइंट? जो आपने काम करा है वो किसके अकॉर्डिंग करा है? मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरी है क्या? मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरी है जो एक इकोनॉमिस्ट कह लीजिए, एक ये मॉडल डेवलप करा था। इट इज डेवलप्ड बाय द हैरी मार्कोविट्ज in 1952 and further he developed this in 1959। और उनको बाद में इसके लिए नोबेल प्राइज में मिला। Markowitz showed that variance of the rate of return was a meaningful measure for portfolio risk। उन्होंने बताया कि पोर्टफोलियो रिस्क कैन बी मेजर्ड
बाय वेरिएंस। वेरिएंस के थ्रू हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी के, बाय द वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, इंडिविजुअल सिक्योरिटी के वेरिएंस से हम पोर्टफोलियो की जो रिस्क है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद थी बेटा इसकी अजम्पशंस, के अजम्पशंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है अजम्पशंस। जब भी आप एग्जाम करेंगे तो ये अजम्पशंस आपको जरूर लिख के आनी पड़ेगी। तो अजम्पशंस जो है वो मैंने लास्ट ईयर भी आपको लिखवाई थी कि क्या क्या अजम्पशन है इसकी। लाइक जो भी इन्वेस्टर है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने रिटर्न को, रैशनल इन्वेस्टर है, ठीक है ना। और जो रिस्क है वो वेरिएबिलिटी एसडीके से निकाला जाता है। ये देयर आर एन नंबर्स ऑफ अजम्पशंस, वो हमने करी थी। उसके बाद हमने इसमें अजम्पशंस करने के बाद हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ, देखिए अगर आप, पोर्टफोलियो रिस्क। हाँ जी, अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन मार्कोविट्स थ्योरी, तो सबसे पहले तो मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक बातें बताओगे कि इन्होंने, हैरी मार्कोविट्स ने दी थी 1952 में। उन्होंने बताया पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, लॉस गोल्ड रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। फिर उसके बाद लिखोगे उसके अजम्पशंस को, और फिर उसके बाद लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क अंडर मार्कोविट्स मॉडल, कि पोर्टफोलियो का रिस्क और पोर्टफोलियो का रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है अंडर मार्कोविट्स। तो ये आपको उसके बाद बताना पड़ेगा। कैलकुलेशन सबसे पहले पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में बेटा, पोर्टफोलियो रिटर्न के बारे में। पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करा जाएगा बेटा मार्कोविट्स मॉडल में। पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करा जाता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ द रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। वेटेड एवरेज ऑफ द रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, यानी इंडिविजुअल सिक्योरिटी के वेटेड एवरेज के बेसिस पे आप पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, पी का मतलब पोर्टफोलियो, इज इक्वल टू है समेशन डब्ल्यू आई आर आई, यानी समेशन कर दो जितने आपके पास वेट हैं, जितना रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, और आई रन फ्रॉम 1 टू n, यानी आई 1 से लेके n तक, कहीं तक भी हो सकता है। यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे ईआरपी, ईआरपी का मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई का मतलब हो गया वेट ऑफ सिक्योरिटी आई, यानी सिक्योरिटी आई में आपने कितना पैसा डाला है। और आर आई का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी आई, कि जो सिक्योरिटी आई है या असेट्स आई है उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है आपका। ये बेटा बड़ी आसान सी बात है। और हम एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेल में ये रिटर्न कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है, एक्सेल में हमने आपको बताया कि आप हिस्टोरिकल डेटा ले लीजिए और देन उसके बाद उसका लॉग रिटर्न निकाल लीजिए और आपके पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आ जाएगा। यहां तक प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आई थी तब। अगर एग्जाम में लिखना हो तो भी आप ऐसे लिखेंगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन इस तरह से हम कर सकते हैं, बस इतना ही लिखना है और इसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद सेकंड आ जाता है बेटा हमारे पास, वो क्या आ जाता है, पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, it can also be calculated
बाय द एसडी या वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, एसडी का स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। कि ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एसडी एंड वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। बट बेटा ये बात ध्यान रखना कि जो हमारे जो हमारी इंडिविजुअल सिक्योरिटी होती है या उसका जो हम वेरिएंस निकालते हैं वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरिएंस, इसको एसडी, जो हमारा एसडी है इसका स्क्वायर बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं कि समेशन आर आई माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी यानी ई आर आई की पावर का स्क्वायर, और अगर प्रोबेबिलिटी है तो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हम कर लेते हैं। और यहाँ पे वेरिएंस ना लगाओ तो इसको हम अंडर रूट भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस ऑलवेज ध्यान रखना कि एसडी ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, एसडी या वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो कभी भी इक्वल नहीं होता वेटेड एवरेज WI एंड एसडी ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, इसके बराबर ये कभी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मार्कोविट्ज ने हमें बताया कि जब हम दो से ज्यादा सिक्योरिटी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होता क्या है, तो जो उन दो सिक्योरिटीज के बीच का कोरिलेशन है, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव, वो आपके रिस्क को, वो आपके रिस्क एलिमेंट को बढ़ाता या घटाता है, वो आपको कम या ज्यादा करता है। ये हमें मार्कोविट्ज ने बताया। वो इस तरह से, वो मैंने लास्ट में जब मैं आपको करवा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक सिक्योरिटी ए है और ये एक सिक्योरिटी बी है। जो इसका रिटर्न है, रिटर्न और यहाँ पे रिस्क, रिस्क का मतलब एसडी, इसका रिटर्न है 10%, इसका भी रिटर्न है 10%, लेकिन जो इसका रिस्क है वो है 8% और इसका रिस्क है 12%। बात समझ आ नहीं आ रही है? तो यहाँ पे जब हम आधा इसमें इन्वेस्ट करेंगे आधा इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इन दोनों के जो रिस्क की मूवमेंट है वो ओवरऑल रिस्क को कम या ज्यादा करती है। तो इसलिए हम खाली समेशन नहीं निकालते, हम ये भी देखते हैं कि जो दो सिक्योरिटीज हैं उनका आपस में कोरिलेशन क्या है, उनका आपस में कोवेरिएंस कितना है। सो फॉर फाइंड आउट पोर्टफोलियो एसडी, ठीक है ना, मैं एसडी या वेरिएंस लिखूं तो एक ही बात आप समझ लीजिए, एसडी स्क्वायर है तो वो है, ठीक है ना। वी मस्ट कंसीडर कोवेरिएंस बिटवीन टू और मोर सिक्योरिटीज, कि इन दोनों के बीच का कोवेरिएंस कितना है, ठीक है। तो बेटा कोवेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? कोवेरिएंस आप लोगों ने जब स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस ली होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कोवेरिएंस बिटवीन आई एंड जे यानी ए एंड बी इज इक्वल टू होता है ई आर आई माइनस ई आर आई एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी मीन रिटर्न एंड मल्टीप्लाई बाई आर जे यानी सेकंड माइनस एक्सपेक्टेड आर जे एंड ब्रैकेट बंद। और ये तो ये हमारे पास कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है। क्या सर हम इसको याद रखें या पेपर में लिख के आए? जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हमें सीधी सीधी बात याद रखनी है वो, क्योंकि कोवेरिएंस जो आपको देता है
वो एक एब्सोल्यूट टर्म में देता है, वो रिलेटिव नहीं है। तो रिलेटिव टर्म के लिए हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज। और वो कैसे निकाला जा सकता है? कोवेरियंस बिटवीन आई एंड जे सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आई स्टैंडर्ड डेविएशन जे। ए बी है तो ए बी कर देंगे। ये इसको हमें कंसीडर करना होता है फॉर कैलकुलेशन आर जो एस डी। ठीक है बेटा। और इसकी जो डिग्री होती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो -1 से +1 के बीच में होती है। -1 का मतलब क्या हो गया बताना जरा। अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, मान लीजिए मैंने कैलकुलेट करा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के बीच में, और उसकी जो डिग्री आ रही है वो आ रही है -0.9। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक 100% बढ़ेगा तो दूसरा 90% कम हो जाएगा। तो इसकी डिग्री -1 से +1 के बीच में हो सकती है, इसलिए हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं? सो हेंस एसडी ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू होता है समेशन weight sphere of individual securities standard deviation sphere of I, और I runs from 1 to n प्लस 2 आ जाएंगे ये, क्योंकि हम 2 सिक्योरिटीज है मान लीजिए, हम जो भी है। I is equal to 1 runs from n and j is equal to 1 runs from n and I is not equal to j, यानी I अलग है और j अलग है। वेट 1, वेट I और वेट j, weight of I and weight of j multiply by standard deviation of I, multiply by covariance between I and j। ये बेटा SD का फॉर्मूला है। इसको अगर आप रटना चाहें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो फॉर्मूला है जो आपको लिखना है वो बड़ा आसान है, जो हमने कल बात करी थी। इन केस ऑफ 2 सिक्योरिटीज, अगर हमारे पास 2 सिक्योरिटीज हैं तो एसडी ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा बेटा बताना। सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, अंडर रूट तो जाएगा वेट 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस वेट 2 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 2 वेट 1 वेट 2 and covariance between 1 and 2 are 1 and 2, standard deviation 1 standard deviation 2। ये आपको बेटा अच्छे से करना है। रिस्क अल्टीमेट इस तरह से निकाला जाता है। आप अगर इन बीच के स्टेप को करना चाहें तो आप क्या करें कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा इसे लिखें और इसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जाए। ये बीच के स्टेप सारे आप स्किप कर दे, भले ही कोई ऐसी वो नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा था आपको। आप सीधा डायरेक्ट यहां पे आ जाए। बात समझ में आ गई? ये 2 सिक्योरिटीज के लिए था। और अगर मान लीजिए 3 सिक्योरिटी हो तो क्या बनेगा? एसडी ऑफ पोर्टफोलियो तो वो ऐसे बनेगा वेट 1 स्क्वायर एसडी 1 का स्क्वायर प्लस वेट 2 का स्क्वायर एसडी 2 का स्क्वायर प्लस वेट 3 का स्क्वायर एसडी 3 का स्क्वायर प्लस 2 वेट 1 वेट 2 कोरिलेशन बिटवीन 1 and 2 standard deviation 1 standard deviation 2 plus 2 weight 2 weight 3 correlation 2 and 3
स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 प्लस 2 वेट 1, वेट 3, कोरिलेशन 1 एंड 3, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 3। ये फॉर्मूला बन जाएगा 3 सिक्योरिटी के केस में। इसको भी लिखना चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये एक और बात, ये फॉर्मूले आपको लंबे चौड़े से लग रहे हो तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई इतना बड़ा चीज है नहीं, आप एक दो बार इसे लिख के देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा आपके, मेरे भी याद हो गया, ठीक है ना। ये हम निकालते थे एसडी ऑफ पोर्टफोलियो। तो इस तरह से हम पोर्टफोलियो हम फाइंड आउट करते थे। आगे हम बात करते हैं बेटा कि अगर हम जो अलग अलग टाइम पैटर्न्स यानी कि कोरिलेशन अगर हम अलग अलग रखें, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ वेट एंड एसडी ऑन पोर्टफोलियो, ये बेटा थ्योरी चीज है, यहां तक मैंने तुम्हें करवाया था और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करवा के दिखाए थे इधर तक। यहां तक अगर आपको इससे ऊपर कोई कंफ्यूजन हो, इसको मैं थोड़ी देर मिटा देता हूं एक बार, इधर तक आपको कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यहां तक मैंने आपको करवाया था, ये हमारी प्रीवियस रिवीजन हो गया। इधर तक बताइए, ये पोर्टफोलियो में मैंने आप लोगों को करवाया था। अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक ओके रिपोर्ट? यस सर। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, अपनी अपनी आप नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें भी आप कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं तो एफिशिएंट फ्रंटियर के बारे में, हालांकि पहले भी हम बता चुके। एक हम बताएंगे एफिशिएंट फ्रंटियर एंड इन्वेस्टर्स यूटिलिटी के बारे में क्या होता है। एक हम बताएंगे कि क्या इम्पैक्ट आता है अगर आप जो चेंजिंग कोरिलेशंस को आप चेंज करते हैं या वेट को आप चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूं, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी खुद की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नेम क्या है? टॉपिक का नेम है कि इम्पैक्ट ऑफ वेट्स एंड कोरिलेशन ऑन पोर्टफोलियो। अगर मान लीजिए मैं कोरिलेशन को चेंज करूं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर मैं वेट्स को चेंज करूं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास बेटा दो सिक्योरिटी है, एक वन जिसपे एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%, तो 20% को मैं ऐसे लिख दूंगा, और उसका जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन है पहले का, यानी रिस्क है, वो ये है। और ये है प्यारे बच्चों सिक्योरिटी 2, ये R1 हो गया, ये R2, और ये भी, इस पे भी जो रिटर्न है वो 20% है, और इस पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी क्या है, 0.10% है, ठीक है। लेट्स अज्यूम डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसको साथ साथ लिख के चलेंगे ना अपनी नोटबुक में तो आप इसे समझ जाएंगे, और साथ साथ लिखते हुए नहीं चलेंगे तो वही समझना है बड़ा मुश्किल, ठीक है। तो अब मुझे अलग अलग कोवेरिएंस का इम्पैक्ट दिखाना है, तो मैं मान के चल लेता हूं कि दोनों सिक्योरिटी पे जो वेट है
weights of both security is 0.50 यानी 50-50। दोनों सिक्योरिटी पे मैं 0.50 और 0.50 वेट दे रहा हूं। और अब मैं क्या चेंज करूंगा, ओनली कोरिलेशन चेंज। देखो, मेरे को कोरिलेशन का इंपैक्ट दिखाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए ना कि बाकी सारी चीजें सेम रख दी, और अब खाली और खाली कोरिलेशन को चेंज करूंगा तो आपको इसके इंपैक्ट अच्छे से नजर आ जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं और चीजों को भी अगर अलग अलग रखता तो मे भी वो इंपैक्ट क्लियरली नजर नहीं आता। अब मैं ये मान के चलता हूं अब मैं ये मान के चलता हूं कि जो कोरिलेशन है, अब मैं ये मान के चलता हूं कि जो अलग अलग कोरिलेशन है वो इस तरह से है कि अलग अलग मैं केस बनाता हूं, ए, बी, सी, डी और ई। ए पे R12 1, बी पे R12 0.50, सी पे R12 0, डी पे R12 -0.50 और ई पे R12 -1। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको सिचुएशन समझ में आ गई कि एक सिक्योरिटी, दो सिक्योरिटी हमारे पास 1 और 2, दोनों का रिटर्न 20% और 20% है, रिस्क 10% और 10% है, दोनों सिक्योरिटी पे वेट 50% और 50% देना है। हमें क्या करना है, हमें करना है कैलकुलेट SD of portfolio when अगर R+1 हो, +50 हो, 0 हो, -50 हो, -1। +1 का मतलब क्या है बेटा, +1 का मतलब है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी वन सिक्योरिटी अगर 10% ऊपर हुई तो सेकंड सिक्योरिटी एग्जैक्ट 10% क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। 50 का मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक में 100% ऊपर जाएगी तो दूसरी 50% से ऊपर आएगी। 0 का मतलब क्या है, नो कोरिलेशन, और -1 का मतलब क्या है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइए मुझे। अब मान लीजिए मैं जो ये पहली सिचुएशन है ना, इसमें मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं एसडी। तो कितना हो जाएगा एसडी, जरा बताना जरा। सबसे पहले वेट 1 स्क्वायर, तो वेट 1 कितना है, 0.5 का स्क्वायर। SD1 का स्क्वायर, SD1 कितना है, 0.10 का स्क्वायर। भाई ये वेट 1 और ये SD1। अभी वेट 2 का स्क्वायर करूंगा और SD2 का स्क्वायर करूंगा, सॉरी वेट 2 का स्क्वायर करूंगा और SD2 का स्क्वायर करूंगा, प्लस वेट 2 का स्क्वायर कितना है, 0.5 का स्क्वायर, और इसका कितना है, 0.1 का स्क्वायर, +2 मल्टीप्लाई बाय वेट 1 वेट 2। वेट 1 कितना है, 0.5, वेट 2 कितना है, 0.1, मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कितना है यहाँ पे, 1, और मल्टीप्लाई बाय SD1 एंड SD2, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ये इस तरह से मैंने लिखा, और यहाँ पे जब डियर फ्रेंड्स आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.10 जो इनका है। और अगर आप इसको यहां पे सोल्व करेंगे -50 पर, तो क्या आ जाएगा, तो बाकी सारा तो सेम रहेगा, इस 0.1 की जगह क्या आ जाएगा, -0.50। इसको आप जब सोल्व करोगे -0.50 से, तो आपके पास
एक बार सोल्व करके देखना बेटा कितना आ रहा है ये। एक बार इस इक्वेशन को जरा सोल्व करके देखो। जीरो, ये अंडर रूट को भूल जाना 2 मिनट के लिए। 0.50 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय, तो 5 कर दो यहाँ पे और यहाँ 1 कर दो। इसको एक बार सोल्व करके बताना कितना आ रहा है, कोई भी एक स्टूडेंट। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है भाई। अरे सोल्व कर रहे हो नहीं कर रहे तो बताओ। चलो हम ही क्या करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.1 को करेंगे 0.1 से तो क्या आ जाएगा, 0.01। 0.44। हाँ सोल्व हो गया दिव्या, कितना है 0.44। 0.44। यस सर। वैसे 0.044 आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको एक बार री चेक कर लेना, मतलब कि काफी कम आना चाहिए इससे। और अगर आप सोल्व करेंगे, 1 मिनट होल्ड करना बेटा, एक बार है ना इसको सोल्व करो तुम। 0.5 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। इसको एक बार सोल्व करना बेटा, 1 मिनट सोल्व करो तुम, मैं अभी। बेटा ये वाला सोल्व करा आपने -1 वाला, इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा। यानी अगर आप दो ऐसी सिक्योरिटी ढूंढ लेते हो जिनमें परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, तो आपके पोर्टफोलियो का रिस्क है इवन 0 तक जा सकता है।
तो यहां आप देखेंगे कि परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन अगर कोई सिक्योरिटी है तो उसमें जो रिस्क है वो इवन दो 0 तक जा सकता है। इसको जरा बात ध्यान रखना है ऐसे कि मान लीजिए ये है मेरा रिटर्न ऑफ एक्स सिक्योरिटी 1 और ये है मेरा रिटर्न फ्रॉम सेकंड सिक्योरिटी, और बेटा अगर मैं इनमें आधा आधा पैसा लगाता हूं तो ऑलवेज मेरा मीन रिटर्न कितना रहेगा, बीच में रहेगा। ये है मेरा मीन रिटर्न, यानी कोई भी सिक्योरिटी, ये है सिक्योरिटी ए और ये है सिक्योरिटी बी, यानी किसी का ऊपर जाएगा तो मेरा इससे, यानी हर हाल में मेरा मीन रिटर्न कितना रहेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा। तो इस तरह से करके हम यह इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो अलग अलग कोरिलेशन है इनसे हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो आप कैलकुलेट करेंगे जब हर एक सिक्योरिटीज का, तो ए पे सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे हाई मिलेगा और यहाँ पे 0 मिलेगा। यानी पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम पोर्टफोलियो थ्योरी में कोशिश करते हैं कि हम उन सिक्योरिटीज को अपने पोर्टफोलियो में पिक करें जिनका जो आपस में कोरिलेशन हो वो क्या हो, नेगेटिव हो। कैन यू गेट इट माय पॉइंट और नॉट? जिनका आपस में जो कोरिलेशन हो क्या हो, नेगेटिव हो, ये हम इसमें प्रूव करते हैं। अच्छा एक और बात देखो, अगर मान लीजिए हम सिक्योरिटीज के रिस्क एंड रिटर्न को भी अलग अलग तरीके से देखते हैं तो वो कैसे बनता है, एक बार वो चीज मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाता हूं। आई होप मैं ज्यादा कैलकुलेशंस में नहीं लेके जाऊंगा, आप इसको मे भी समझ पाए। मान लीजिए ये है 5, 10, 15 और 20, और ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मान लीजिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अलग अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं इसमें। यहाँ पे तो हमने क्या करा, हमने 50-50 रखा। मान लीजिए इस वेट को हम चेंज करते हैं, कभी 110 करके, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, अलग अलग वेट्स पे हम अपने पोर्टफोलियो को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से करके हमें दो मेनली हमें हमारी सिक्योरिटी मिलती है कि यहाँ पे तो है इसका रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, और यहाँ पे है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी। अगर 7% है तो 10% यहाँ पे मिलती है ए सिक्योरिटी, और 20% रिटर्न के साथ जो एसडी है वो मान लीजिए 10% है, तो ये है बी सिक्योरिटी। तो ये इस तरह से ये दो सिक्योरिटी की लाइन हमने ऐसे टच कर दी। ए सिक्योरिटी में क्या है बेटा, ए सिक्योरिटी में जो एसडी है वो 7% है, और जो रिटर्न है वो कितना है, 10%। और बी सिक्योरिटी में जो एसडी है वो है, ये तो ए सिक्योरिटी हो गई, और ये बी सिक्योरिटी में जो एसडी है वो 10% है, और जो रिटर्न है वो 20% है। और ये मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में कोई समस्या हो तो आप बताइए। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? और अगर मान लीजिए मैं इन दोनों के बीच में कोई पोर्टफोलियो बनाता हूं
तो मुझे ऐसे 15% रिटर्न मिलता है। ये मेरा एक मीन रिटर्न का लाइन हो गई। अब बेटा क्या है कि अगर मैं, ध्यान से सुनना, मैं इनको मिटा रहा हूं मैं। अगर मैं ऐसे पोर्टफोलियो बनाता हूं कि मेरा जो कोरिलेशन है दो सिक्योरिटी के बीच में ए एंड बी वो +1 है, तो जो मेरा लाइन रहेगा पोर्टफोलियो का इसी पे रहेगा कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप 100% पैसा यहां डालोगे तो आप इधर आ जाओगे, और अगर आप यहां डालोगे तो आप इधर आ जाओगे। लेकिन अगर मैं मैं ऐसी कोरिलेशन है इन दोनों में कि कोरिलेशन बिटवीन आर एंड बी -1 है, तो बेटा -1 के केस में जो मेरा एसडी क्या हो जाता है, 0। अब आप एक बात बताओ, यहां पर मुझे इस एसडी को 0 करना है कि रिटर्न मुझे इतना मिले और एसडी 0, तो वो यहां पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यानी कि जो पोर्टफोलियो बनेगा वो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा इस ए लाइन से इस यहां पे और यहां से यहां पे, यानी कि ये मैं बता रहा हूं। ये जो एवरेज लाइन है ना बीच की, इसे मैं रेड से बना रहा हूं। ठीक है बेटा, क्या तुम मेरी बात समझ पाए? अगर मैंने कोई ऐसा पोर्टफोलियो देख लिया जिनमें -1 कोरिलेशन है, इस केस में मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पे आप देखेंगे जो एसडी है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मैं कोई दो ऐसी सिक्योरिटी देख लेता हूं जिनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, तो वो ऐसे है। अगर मान लीजिए मैं ऐसी सिक्योरिटी देखता हूं कि प्लस पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो वो जो सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो है वो इस तरह से जाएगा। यहाँ पे आर जो ए बी है वो है +0.50, और अगर मैं ऐसा देखता हूं कि आर जो है कोरिलेशन है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, 0 है, तो जो वो पोर्टफोलियो है वो इस तरह से जाएगा। और अगर मैं ऐसे देख लेता हूं कि आर ए बी में नेगेटिव कोरिलेशन है, तो बेटा जो पोर्टफोलियो और खिंचता हुआ जाएगा इधर से, यानी 0.50। इट मींस क्या है, जैसे जैसे आप नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ बढ़ेंगे आपका पोर्टफोलियो एफिशिएंसी की तरफ जाएगा। दोबारा समझो, तुम्हारे समझ में नहीं आया हो तो। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, यहां पे है बेटा मेरा रिटर्न, और यहां पे है रिस्क। ये मान लीजिए मेरी दो सिक्योरिटी है, ए और ये है बी। यहाँ पे बेटा रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम है, यहाँ रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। अगर तो मान लीजिए मैं इन दोनों इन सिक्योरिटीज के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है 1, तो ऐसे ही रहेगा। इट मींस आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। और अगर आप ये देख लेते हैं कि आर ए और बी इन दोनों बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है परफेक्टली, तो ये सीधा यहाँ पहुंच जाएगा। इट मींस आपने यहां पे जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क है एसडी है वो क्या हो जाएगा, 0, और रिटर्न मिलेगा इतना सारा। जैसे जैसे आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो एफिशिएंसी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये जो ये लाइन बन रही है इसका मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव कोरिलेशन
उतना ज्यादा ये उस साइड शिफ्ट होती है। क्या तुम मेरी इस बात को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? जैसे जैसे हम नेगेटिव कोरिलेशन ढूंढेंगे हमारा पोर्टफोलियो उधर एक्सट्रैक्ट होता चला जाएगा, यानी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और ये पोर्टफोलियो क्या है, ये ज्यादा रिस्क ऑफर कर रहे हैं कम रिटर्न के, ज्यादा रिटर्न ऑफर कर रहे हैं कम रिस्क के साथ। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि कोरिलेशन का इंपैक्ट ये पड़ता है कि आपके पोर्टफोलियो में एफिशिएंसी की तरफ आपका पोर्टफोलियो मूव करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट। अगला बेटा जो हम पहले भी बात कर चुके थे, द एफिशिएंट फ्रंटियर। ये बेटा अगेन ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, द एफिशिएंट फ्रंटियर। तो एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है? देखिए एफिशिएंट फ्रंटियर वो है, एफिशिएंट फ्रंटियर इंक्लूड्स ओनली दो सिक्योरिटीज, इट includes only those securities which offer a higher return at given level of risk and a given return at a higher return at a given level of risk and a given return at lowest level of risk। यानी अगर रिटर्न की बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए हमारा रिस्क, अगर रिस्क 10% है, ये है रिस्क, तो जो रिटर्न है एक सिक्योरिटी का 12 है, एक का 15 है, एक का 18 है, बताओ एफिशिएंट फ्रंटियर में कौन सी आएगी? सर हमें तो पता नहीं, 18 वाली आएगी जो गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे सबसे ज्यादा रिटर्न दे। और अगर मान लीजिए सिक्योरिटी है, तीनों का रिटर्न 12%, 12%, 12% है, लेकिन इसका रिस्क है 8%, इसका है 6%, इसका है 4%, तो कौन सी आएगी एफिशिएंट फ्रंटियर में? ये वाली 4%। 4% वाली। यानी जब रिटर्न की बात है, अगर रिस्क गिवन है तो उसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा, और अगर रिटर्न सबका बराबर है तो उसका रिस्क सबसे कम होगा। वही सिक्योरिटी एफिशिएंट फ्रंटियर में आती है, उन्हें हम एफिशिएंट फ्रंटियर की सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो ये हमने बताया कि एफिशिएंट फ्रंटियर क्या है। मान लीजिए एफिशिएंट फ्रंटियर मैं बनाऊं ऐसे, ये मान लीजिए सभी सिक्योरिटीज हैं, तो बेटा एफिशिएंट फ्रंटियर बनता है जो भी आपके कॉर्नर में सिक्योरिटीज है ना, उनको आप ज्वाइन करते हुए चले जाइए, वहां से आपके पास एफिशिएंट फ्रंटियर बन के आता है। तो जो ये लाइन है मेरी, ये एफिशिएंट फ्रंटियर है, और इस लाइन पे जितनी भी सिक्योरिटीज है दे ऑल आर एफिशिएंट। मान लीजिए कोई सिक्योरिटीज पर यहाँ है, कोई इसके इस पॉइंट पे सिक्योरिटी है ए, और इस पॉइंट पे सिक्योरिटी है सी, और मान लीजिए यहाँ पे कोई सिक्योरिटी है,
ये वाली, ये सिक्योरिटी है, लेट्स सपोज बी। तो ए बी से बेटर है, बताओ क्यों? क्योंकि सर ए बी से इसलिए बेटर है, बी का रिस्क तो है इतना और बी का रिटर्न है इतना, लेकिन ए इसी रिटर्न पे हमें इस वाले रिस्क पर काम कर रही है, यानी ए का रिस्क कम है, तो इसलिए ए एफिशिएंट है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो सी, इन दोनों का रिस्क तो सेम है, लेकिन सी एक हायर रिटर्न ऑफर कर रही है, इसी वजह से ए एंड सी आर एफिशिएंट, नोट बी। क्या तुम मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ए एंड बी आर एफिशिएंट, ए एंड सी आर एफिशिएंट, नोट द बी, क्योंकि ए या तो इससे कम रिस्क पे है और सी इससे, अगर सी का रिस्क सेम है तो इससे रिटर्न ज्यादा है। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक। अच्छा, यहां पे ये और आप लिखेंगे ना एफिशिएंट फ्रंटियर, ये भी मार्कोविट्ज मॉडल का ही है। ठीक है, तो जो मैं ये येलो येलो से कर रहा हूं ना, ये मार्कोविट्ज आ जाए तो उसमें तुम्हें ये भी लिख के आना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? येलो येलो में जो ये मार्कोविट्ज मॉडल में तुम्हें ये भी लिख के आना है। इसको अगर मान लो मैं इधर से इसको चला दूं नीचे, ये मैं तुम्हें ना पीडीएफ बना के इसका शेयर भी कर दूंगा, ताकि तुम्हारे लिए फ्यूचर में काम आ जाए। तो मार्कोविट्ज मॉडल में फाइनली ये लिख के आना है, और यहीं पे ही तुम मार्कोविट्ज मॉडल को इस तरह का बना के इधर कर दोगे खत्म। यहाँ पे एंड हो जाता है मार्कोविट्ज मॉडल का। दी एंड फॉर मार्कोविट्ज मॉडल। बात क्लियर है तुम्हारे? यस सर। Yes, sir. हाँ तो बोल लो। चलिए, यस अब एक सर। लास्ट, इसमें इसमें एक लास्ट टॉपिक करते हैं हम, एफिशिएंट फ्रंटियर एंड इन्वेस्टर यूटिलिटी। ये अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एफिशिएंट फ्रंटियर एंड इन्वेस्टर्स यूटिलिटी। गाइस देखो, एक इन्वेस्ट, बात ये है कि ये मान लीजिए मेरा एफिशिएंट फ्रंटियर है, लेट्स सपोज दिस इज माय एफिशिएंट फ्रंटियर। ठीक है, अब एक इन्वेस्टर यहां पे करे इन्वेस्ट, यहां करे, यहां करे, या कहां करे, मुद्दा ये है। तो उसका हमें जवाब मिलता है, उसका जवाब हमें मिलता है थ्रू इन्वेस्टर्स यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे आप। एक तो यार ये पैड पे है ना, काम करना थोड़ा सा, डायग्राम सही से बनते ही नहीं, बनाते हैं कुछ बन जाता है कुछ। चलिए, एफिशिएंट फ्रंटियर है, तो इसमें हमारी यूटिलिटी काम कैसे करेगी? देखिए, बात हम करते हैं यूटिलिटी मींस कि जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या है, इसमें एक तरह से, इसमें मैं ज्यादा इकोनॉमिक्स पे नहीं लेके जाऊंगा, इसमें एक इकोनॉमिक्स थोड़ी बनती है, लेकिन आप समझिए इन्वेस्टमेंट जो यूटिलिटी कर्व है ना, वो इस तरह से बनती है इसमें। तो मान लीजिए ये एक इन्वेस्टर है जो थोड़ा सा रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, तो उसकी यूटिलिटी कर्व 1 है, ये यूटिलिटी कर्व 2 है,
ये यूटिलिटी कर्व 3 है। तो जहां पे यूटिलिटी कर्व एंड एफिशिएंट फ्रंटियर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इन्वेस्टर करेगा, लाइक इस पॉइंट ए पे। और मान लीजिए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, ये है यूटिलिटी कर्व और रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। रिस्क अवर्स का मतलब जो डरता है, जो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो इस साइड रहेगा। और मान लीजिए यहाँ पे एक और इन्वेस्टर है हमारे पास जो खतरों का खिलाड़ी है, जो रिस्क लेना पसंद करता है, तो उसकी यूटिलिटी कर्व ऐसे बनेगी। ये यूटिलिटी 1 हेड, ये यूटिलिटी हेड 2, ये यूटिलिटी हेड 3। तो ये अलग, ये इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टर के लिए है। तो उसका जो कर्व बनेगा वो मान लीजिए यहां बनेगा। तो जो ये है यूटिलिटी कर्व फॉर रिस्की इन्वेस्टर, या ये उस इन्वेस्टर की है जो रिस्क टेकिंग चाहता है। जो रिस्क चाहता है उसकी इस तरह से यूटिलिटी बनेगी, जो रिस्क अवर्स करता है उसकी इस तरह से बनेगी। एंड हाउ इन्वेस्टर्स टेक देयर डिसीजंस रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट। सो गाइस, ये था आज के लिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली एस्पेक्ट और प्रैक्टिकली दोनों तरह से इसको खत्म करा है। और मैंने एक्सेल में भी आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं रिस्क एंड रिटर्न एंड पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न, और फिर उसके बाद हमने इसका रिवीजन भी करवा दिया है। अगर कोई और कंफ्यूजन हो, क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी।